हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, मस्त होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और साथ ही साथ खुश भी रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पॉलिटी के लेक्चर जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, तो ये पॉलिटी का ही लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी के लेक्चर का। हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं। पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो होते हैं हमारे पार्लियामेंट से। तो मैंने पार्लियामेंट की सीरीज भी शुरू कर रखी है। आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखने के बाद आपके अंदर से 95% क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं ना, वो समाप्त हो जाएंगे। 5% मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि PhD भी कर लूँ मैं किसी सब्जेक्ट को और आपको कितना भी पढ़ा दूँ, फिर भी 5% क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं होता ये आए कहाँ से हैं। परंतु सुनिए, इसमें परंतु बात यह है कि अगर आपने समझकर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, देखा है, पढ़ा है, उसको समझ के, उसके एक एक लाइन को अच्छे से समझ के पढ़ा है, तो वो जो 5% क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप कवर कर सकते हैं। किस तरीके से? आपको उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा जिससे आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, राइट अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, तो देखते हैं बेसिकली हम अपनी भारतीय शासन के बारे में। हमारे भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, कैसे यहाँ का शासन प्रशासन चलता है। भारत का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा मुख्यतः अंग्रेजी ब्रिटिश शासन की विरासत है। जो आज हम वर्तमान समय में अपना ढांचा देखते हैं ना, जिस तरीके की हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था है, जिस तरीके से प्रशासन चलता है, अगर आप उसको कहें कि ये कहाँ से है, कहाँ, इसका अगर आप छवि देखना चाहें या शुरुआत देखनी चाहें तो आप देख सकते हैं अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश आगमन से हम इसको देख सकते हैं। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत तथा कार्यप्रणालीगत पक्षों। क्या? भारतीय प्रशासन के ढांचागत और कार्यप्रणालीगत। ढांचागत से स्ट्रक्चर संसद भवन देखते हैं। संसद भवन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके की उसकी बनावट है वो, और संसद भवन में बैठ के जो सांसद कार्य करते हैं, वो दोनों ही तरीके कहीं ना कहीं भारत के तरीके जो हमारे भारत में हम वर्तमान समय में स्ट्रक्चर और कार्य देखते हैं, दोनों ही तरीके कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन से संबंधित हैं। तो यही बात कही गई है यहाँ पर। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत तथा कार्यप्रणालीगत पक्षों, जैसे सचिवालय आप देखते हैं, दिल्ली में भी सचिवालय है, मेट्रो भी जाती है, वहाँ पर सचिवालय लिखाता है। तो सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि UPSC वगैरह, अभी समय समय पे मांग उठती रहती है कि एक न्यायिक सेवा भी हो, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। तो यही अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानीय प्रशासन, जो सबसे छोटे निचले स्तर पर प्रशासन होता है, जैसे ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर, तो स्थानीय प्रशासन, कार्यालय पद्धति, बजट प्रणाली, हर साल बजट पेश होता है ना, बजट प्रणाली, लेखा परीक्षा, जिला प्रशासन, हमारे देश में जिला स्तर पर भी प्रशासन है, तो जिला प्रशासन, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि की मूल जड़ें, मूल स्रोत ब्रिटिश काल से ही है। तो याद रखिएगा, जो हम वर्तमान समय का अपना ढांचा देखते हैं, कार्य करने की तरीके, प्रणाली जो भी है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय से यानी कि ब्रिटिश काल से संबंधित है। परंतु आप इसमें ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ही हमने वो प्रणाली ले ली है। नहीं, हमने चीज़ें ली हैं, हमने चीज़ें अपनाई हैं, परंतु अपने देश के हिसाब से, अपने देश के वातावरण को, समाज को ध्यान में रखकर ही हमने चीज़ें अपनाई हैं। ये बात आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, भारत में ब्रिटिशर्स का प्रथम आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में, जब उनको ये पता चला कि भारत एक बहुत संपन्न देश है, तब वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, उस समय कौन थी महारानी? एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। कब भेजा? 1600 ईस्वी में। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार करने के माध्यम से आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार दिए गए। इस कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति, इस कंपनी का देखरेख, इसका प्रबंधन
किसके हाथ में था? गवर्नर तथा 24 सदस्य उसकी परिषद के हाथ में। एक गवर्नर होता था और 24 सदस्य उसकी काउंसिल परिषद होती थी, कि एक परिषद में निहित था। गवर्नर की इस परिषद को ऐसे नियम व कानून बनाने का अधिकार था जिससे कंपनी के प्रशासन व प्रबंधन को चलाया जा सके। तो आप ऑल ओवर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी जो 24 सदस्य काउंसिल थी, परिषद थी, उसको कंपनी के प्रबंधन देखरेख के नियम बनाने का अधिकार था। कंपनी की विधायी शक्तियां सीमित थी। विधायी शक्ति यानी कि वो कानून का निर्माण, कोई विधि का निर्माण नहीं कर सकती थी, बस वो कंपनी का शासन प्रशासन देखती थी। तो विधि निर्माण की उसकी शक्तियां सीमित होते हुए भी इसका अपना एक ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1600 ईस्वी से ही अंग्रेजों का आगमन हुआ, और अगर अंग्रेज इस समय आए तो इसका अपना महत्वपूर्ण है। बेसिक उनकी शुरुआत जो प्रशासन में हुई वो बाद में हुई, कि उनका हस्तक्षेप जो भारत के शासन प्रशासन में बढ़ा वो बाद में बढ़ा, क्योंकि शुरू में तो वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे 1600 ईस्वी में। परंतु इसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही तो उनका आगमन हुआ, तो इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसी में आंग्ल भारतीय विधि यानी कि आंग्ल, अंग्रेज, ब्रिटिश और भारतीय विधि संहिताओं के बीज निहित है। तो इसी में बीज निहित है। अब देखिए, हम भारत के संवैधानिक विकास को 2 भागों में पढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक विकास 2 भागों में। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके अंतर्गत भारत कैसा था? आपने देखा 1857 के संग्राम के बाद ब्रिटिशर्स को ये लग गया था कि हम लोग भारतीय अपनी स्वतंत्रता को लेकर सजग हो गए हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं, हम में चेतना आ गई है कि हम ये पता करने लगे हैं, हम इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो 1857 के बाद 1858 में जो एक्ट आया उसके द्वारा ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिशर्स ब्रिटिश में बैठे थे, ब्रिटिश क्राउन, वहाँ पर जो भी राजा थी, महारानी थी, जो भी, उन्होंने सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया। तो 1858 से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो पहला विकास हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। कब से कब तक? 1773 से 1853। 1773 1773 टू 1853। 1773 से 1853 किसके अंतर्गत भारत है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत कब तक है? जब तक आज़ादी हुई। 1858 1858 से 1947 1947 में हम आज़ाद हो गए। तो तब तक किसके अंतर्गत रहा? फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट लाए गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाऊंगी सारे, परंतु यहाँ बस कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग एक्ट से, शब्द से ही आपको पता चल रहा है रेगुलेशन से संबंधित, रेगुलेट करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1753 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 1853। यहाँ तक जो भी एक्ट आए 1853 तक, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए। जब 1857 का संग्राम हुआ उसके बाद जो एक्ट आया 1858 का, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहला आपसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था? तो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम अपने वर्तमान समय में शासन प्रशासन में प्रणाली देखते हैं ना, यह संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं इससे भी, इस 1935 के एक्ट से भी लिए गए हैं। जब पढ़ाऊंगी आपको, मैंने संसद पढ़ा रही हूँ, पार्लियामेंट पढ़ा रही हूँ ना, उसमें भी बताए थे कि देखिए ये एक्ट वर्तमान समय में जो एक्ट हैं वो किस तरीके से उस एक्ट से रिलेटेड हैं।
और अब पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब भी रिलेट कर कर ही पढ़ाऊंगी। 1935 का अधिनियम, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, फैक्चुअल भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, 1919 में क्या है। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। और इनको सीरियल वाइज भी लगाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए ये बिल्कुल सीरीज वाइज मैंने लिखे हैं, इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए मैंने अलग अलग दोनों विकास लिख दिए हैं और बिल्कुल सीरियल वाइज है, क्योंकि आपको पेपर देखेंगे पिछले साल के उठाकर तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीरियल से भी लगाने के लिए आ जाते हैं एक्ट्स। आप देखते हैं सबसे पहला राजलेख यानी कि राज्य के द्वारा पारित किया गया कोई आदेश या पत्र। तो 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख, इसमें क्या प्रावधान थे। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों व उनकी परिषद को विधि बनाने की, यानी कि इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो राज्यपाल थे, गवर्नर राज्यपाल को बोला जाता है, तो गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति दी गई कि अब वो इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए विधि का निर्माण, कानून का निर्माण बंद कर सकते हैं। विधि बनाने की शक्ति दी गई। इस एक्ट से पहले यह शक्ति किसके पास थी, जो इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल था। इस एक्ट से पहले 1726 से पहले ये कौन निर्माण करता था इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए विधियों का, कानूनों का, वो करते थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। वो भी कौन, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, यानी कि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, हमारे देश के लिए कानून बना रहे हैं, विधियाँ बना रहे हैं। कितनी सफल हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। उन्हें तो पता भी नहीं है हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, किस तरीके की सिचुएशन है, आपको क्या पता, और आप किस तरीके से फिर कानून बनाएंगे, आप सोच सकते हैं। तो यही बात कही गई कि इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल के हाथ में थी। निर्बंधन, अब इसमें ये जो कानून बनाते थे राज्यपाल, इनके लिए इसमें क्या पाबंदी थी, क्या निर्बंध था इन पर। आंग्ल विधियों के विपरीत ना हो, ये जो भी विधि का निर्माण करेंगे वो विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ब्रिटिश कानून के विपरीत हो, यानी कि ऐसा ना हो कि उससे ब्रिटिशर्स को कुछ हानि हो रही हो। तो पहला उन पे पाबंदी, निर्बंध क्या था, आंग्ल विधियों के विपरीत ना हो। दूसरा, बनाई गई विधियाँ युक्तियुक्त हो। युक्तियुक्त तो इसमें लिख रखा है, युक्तियुक्त क्या होगा, बस सीधा सिंपल कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी ना विधि बनाई जाए जो कहीं ना कहीं आंग्ल विधियों का नुकसान कर रही हो, या उनको दिख रहा हो कि भविष्य में इससे हमें नुकसान हो सकता है, हमें हानि हो सकती है। तो ये निर्बंध था। तो क्या आप कह सकते हैं, कहने को ही था क्या विधि बनाएंगे, परंतु अगर कोई भी विधि ऐसी बनती जो आंग्ल विधि यानी कि ब्रिटिश विधि के अनुरूप नहीं होती तो उसको वो बर्खास्त कर देते। तो देखने के लिए चीज़ थी परंतु हम उसे खा नहीं सकते थे, कहने के लिए हमारी है परंतु हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये इसके निर्बंध थे इन पर। आंग्ल विधियों के, आंग्ल कानून के विपरीत नहीं होनी चाहिए जो भी विधि का निर्माण किया जाएगा इनके द्वारा, राज्यपालों के द्वारा प्रेसिडेंसियों के लिए, और साथ ही साथ बनाई गई विधियाँ युक्तियुक्त हो, यानी कि वो ऐसी विधि होनी चाहिए जो आंग्ल विधियों से मेल खाती हुई हो। नोट, अब ये देखिए, यह विधियाँ तब तक लागू नहीं की जा सकती थी जब तक कि बनाई गई विधियाँ इंग्लैंड में स्थित कंपनी निदेशकों की सभा द्वारा अनुमोदित कर दी जाएं। तो फिर यहाँ पर एक निर्बंध हो गया है कि ये जो विधियाँ राज्यपाल निर्माण करते अपनी प्रेसिडेंसियों के लिए, ये विधियाँ तब तक रूल में नहीं लाई जा सकती थी या उनको लागू नहीं किया जा सकता था जब तक कि जो इंग्लैंड में निदेशक मंडल है वो इनको अपनी सहमति ना दे दे। तो बिल्कुल बात है, वो देखेगा। पहली बात तो 2 निर्बंध ये लगा दिए जो मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद ये बात कह दी। तो इनडायरेक्ट वे में तो हमें चीज़ें दे दी गई, परंतु डायरेक्ट वे में सीधा उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। हमें तो इनडायरेक्ट तौर पर दिया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें डायरेक्ट तौर पर शक्तियाँ दे दी गई हैं, इनडायरेक्ट हमने अपने हाथ में रख ली है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए मात्र थी, क्योंकि
आखिरकार तो वो विधियां बनकर जानी वहीं थी अंग्रेजों के पास और उन्हीं को पास करना था। तो जो उनको ऐसी लगती कि हमारे लिए ठीक रहेगी, भविष्य में इससे हमें हानि नहीं होगी, उसको पास कर दिया जाता। यही नीति उनकी आगे तक भी रही है। आप जब आगे के एक्ट्स पढ़ेंगे या पार्लियामेंट में मैंने आपको एक्ट्स पढ़ाए हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। इस राजलेख के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनके परिणाम स्वरूप कंपनी का व्यापार करने के साथ साथ भारत के राज्यों के शासन में भी हस्तक्षेप हो गया। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो मात्र व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, परंतु 1726 के एक्ट के बाद कुछ ऐसी घटनाएं भारत में घटी जिसके कारण ब्रिटिशों को मौका मिल गया कि वो भारत के शासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहीं से आप कह सकते हैं शासन में हस्तक्षेप करने की उनकी नींव पड़ी। तो भारत के राज्यों के शासन में भी हस्तक्षेप शुरू हो गया तथा बंगाल के शासन सूत्र उनके हाथ में आ गए। सबसे पहले किसका शासन प्रशासन उनके हाथ में आया? तो बंगाल का, याद रखिएगा आप। यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो गया। आप देखते हैं मुगल साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य था, परंतु यहाँ से ही हम मुगल साम्राज्य के पतन का प्रारंभ देखना शुरू कर देंगे। तो यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। 1757 ईस्वी में अंग्रेज प्लासी की लड़ाई में, याद रखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध। तो 1757 ईस्वी में अंग्रेज प्लासी की लड़ाई में बंगाल के अंतिम शासक, कौन थे बंगाल के अंतिम शासक? नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल के शासक बन गए। यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से शासन की नींव पड़ी थी, क्योंकि अब वो जिसको चाहते थे राजा बना देते थे, जिसको चाहते नहीं बनाते थे। तो उनका शासन प्रशासन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। अब उनके द्वारा यहाँ पर निर्णय लेने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले किस क्षेत्र में अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ शासन में? तो बंगाल में हुआ और यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। अब आप आगे आगे देखते जाएंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने हम पर इतने टाइम तक शासन कर लिया। इसी के साथ इन इलाकों में मालगुजारी वसूलने, क्या मालगुजारी वसूलने तथा दीवानी न्याय, पैसों से संबंधित न्याय, जो दीवानी न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी भी कंपनी पर आ गई। जब ये प्लासी के युद्ध के बाद साथ बंगाल में वो शासन में सीधे हस्तक्षेप करने लगे, साथ ही साथ अब उनको मालगुजारी वसूलने का अधिकार मिल गया और दीवानी न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी भी अंग्रेजी शासन पर आ गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक एक एक्ट्स बहुत क्लियरिटी से पढ़ाऊंगी और ये जो पॉलिटी पढ़ाऊंगी मैं आपको प्री का मेंस दोनों के लिए होगी। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे और मेंस के लिए जो समझना चाहिए आपको कि एक्ट्स किस तरीके से रिलेवेंट है, क्या रियल में हमें शक्तियाँ मिली या नहीं मिली, दिखाने के लिए क्या था चीज़ें, रियलिटी में क्या थी। तो आप अगर प्री क्लियर करके मेंस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखित परीक्षा देनी होती है ना, डिस्क्रिप्टिव, तो उस हिसाब से भी पॉलिटी पढ़ाऊंगी। अगर आप लेक्चर ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश तो बिल्कुल मेरी यही रहेगी। ये लेक्चर प्री विद मेंस दोनों के लिए, प्री कम मेंस, आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं इससे। और पार्लियामेंट भी पढ़ा दिया मैंने, तो इन दोनों को ही देखना, क्योंकि दोनों का ही अपना महत्व है। किसी एक को मत देखिएगा, दोनों ही लेक्चर देखिएगा, पॉलिटी भी और पार्लियामेंट के लिए। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद।